बच्चों आज हम लोग देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन कल देख रहे थे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। तो ऐसे कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन देखा गया था जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था। आज हम लोग ऐसे कंपाउंड का देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। यहाँ पर ध्यान दें। इसका देखा जाए, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर एक्स CN का -1 × 6 इक्वल टू -4 एक्स इक्वल टू +2 आ जाएगा। तो ये चीज़ आ जाएगी। अब यहाँ पर अगर ध्यान दिया जाए तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe डबल प्लस इन फ्री स्टेट, ये हो जाएगा 3d6 4s0। चूंकि यहाँ पर आयरन का होगा 3d6 4s2 ये होता है। तो जब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ये पहले बड़ी क्वांटम नंबर्स निकलेगा। तो यहाँ पर आप 3d6 लिख रहे हो। ये ये तो अब आप यहाँ पर देखें 3d6 हो गया, ये 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे। आपको यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, CN 6 है। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, मतलब आपको 6 लिगेंड 6 ऑर्बिटल चाहिए। अब 6 ऑर्बिटल यहाँ पर तो 4 वैकेंट दिख रहे हैं, एक एस दिख रहा है, 3 पी दिख रहा है। CN चूंकि स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर ऐसा होता है तो ये 2 ऑर्बिटल यहाँ पर देखें, ये 2 ऑर्बिटल वैकेंट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe डबल प्लस इन हाइब्रिड स्टेट। यहाँ पर अब ये ध्यान दें, तो ये पेयर्ड हो जाएगा। अब ये यहाँ से आप ध्यान दो, ये यहाँ से लेकर ये आपको 2 D मिल गया, एक S मिल गया और 3 P मिल गया। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन आप लिख रहे हो D2sp3 D2sp3। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe डबल प्लस इन कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, यहाँ पर ध्यान दें। ये तो यहाँ पर CN माइनस ये लोन पेयर CN
यहाँ पर लोन पेयर CN, यहाँ पर लोन पेयर CN, लोन पेयर CN, लोन पेयर CN, लोन पेयर। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा। अब यहाँ पर अगर ध्यान दो, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। तो हाइब्रिडाइजेशन अगर देखा जाए तो sp3 हो जाएगा, D2 sp3, ये ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। यहाँ पर म्यू 0 हो जाएगा, डायामैग्नेटिक हो जाएगा। और इसको आप लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहेंगे, और रेड्यूस्ड स्पिन कॉम्प्लेक्स। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स या रेड्यूस्ड स्पिन कॉम्प्लेक्स, यार इसको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? चूंकि जो ऑर्बिटल है वो अंदर से लिया गया है, जो ऑर्बिटल है वो अंदर से लिया गया है, इसलिए इसको आप इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं। यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन, 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन थे, ये 1 2 ये 3 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होने के कारण यहाँ पर देखें ये 1 2 ये 3 ये 4, स्पिन काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया, इसलिए स्पिन रिड्यूस हो गई। तो इसलिए रिड्यूस स्पिन कॉम्प्लेक्स करें। FeCN6 -3, यहाँ पर ऑक्सीडेशन x -1 × 6 = -3, x = +3। यहाँ पर लिख नहीं रहे हैं, उसे समझा रहे हैं, Fe++। यहाँ पर ध्यान दें, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फ्री स्टेट में हो जाएगा, 3d5 4s0। यहाँ पर सब कुछ वैसा ही है, बस अंतर ये है, यहाँ पर पिछले जैसा अगर देखा जाए तो ये 5 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 6 हमने बना दिया है, ये एक गलत हो गया है, ये 5 है। आपको ऑर्बिटल चाहिए 6, तो 6 ऑर्बिटल चाहिए। ये CN स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है, तो ये इलेक्ट्रॉन की यहाँ से देखो, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे ला के पेयर कर देगा, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ पर पेयर कर देगा। तो यहाँ पर ये ऑर्बिटल जो है ये आपका खाली हो जाएगा, वैकेंट हो गया। अब ये D आपका था ही, ये P आपका था, ये यहाँ पर ये पेयर हो गया, ये पेयर हो गया, ये अनपेयर रह गया। अब यहाँ से ध्यान दो, ये 2, इसको हम लोग ले रहे हैं, ये हो जाएगा D2 sp3। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ Fe++ इन हाइब्रिड स्टेट। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ Fe++ इन कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में देखा जाए तो यहाँ पर
ये यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 ऑक्टाहेड्रल म्यू 1.71 bm, ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। यहाँ पर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दें, हम लोग FeH2O होल 6 ले रहे हैं +2, FeF6 ले रहे हैं -4, FeNH3 होल 6 ले रहे हैं +2। यहाँ पर आप किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। यहाँ पर आयरन X +0, वाटर का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, +2, X = +2। यहाँ पर भी आयरन +2 होगा, यहाँ पर भी आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 ही आएगा। सभी में आयरन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, मतलब यहाँ पर Fe++, यहाँ पर भी Fe++, यहाँ पर भी Fe++, ये हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 3d6 4s0, 3d6 4s0, 3d6 4s0। अब यहाँ पर अगर हम लोग Fe++ का इलेक्ट्रॉनिक ये डायग्राम बनाएं 3d6 4s0, तो यहाँ पर ये 3d6 4s0 बन गया। यहाँ पर आपको चाहिए 4 ऑर्बिटल 6 ऑर्बिटल। ये ध्यान दें, ये 3d6 हो गया। अब वैसे तो ये अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएं तो ये 2 ऑर्बिटल खाली हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर ध्यान दो, वाटर, यहाँ पर वाटर है जो वीक फील्ड लिगेंड है, यहाँ पर F है वीक फील्ड लिगेंड है, यहाँ पर अमोनिया स्ट्रांग होता है लेकिन आयरन के लिए वीक फील्ड लिगेंड है, आयरन और निकल के लिए। तो जब ये सभी वीक फील्ड लिगेंड है तो ये इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं हो पाएगी, तो इसका मतलब आपको 2 ऑर्बिटल बाहर से लेना पड़ेगा। तो ये ध्यान दें, ये 4s था, ये 3d, ये 4s, ये 4p, 4p है तो ये 4d भी होगा। तो अब एक ऑर्बिटल यहाँ से ले लिया गया, ये 3 यहाँ से ले लिया गया और 2d यहाँ से ले लिया गया। इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d2। पूरा नहीं बता रहे हैं, वैसे समझा दे रहे हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया यहाँ पर sp3d2। अब यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं ये बॉन्डिंग बना के, तो अब यहाँ पर ये जो आपके 4 इलेक्ट्रॉन हैं ये अनपेयर्ड ही रह जाएंगे। ये 4 इलेक्ट्रॉन ये अनपेयर्ड रह जाएंगे। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप कोई भी एक लिगेंड ले लो, जरूरी नहीं अमोनिया ही हो।
ये हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दें, ये 4 अनपेयर्ड टर्न हैं। तो 4 अनपेयर्ड टर्न हैं, तो यहाँ पर पहले तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है, तो हाइब्रिडाइजेशन देख लिया जाए। sp3d2, ये 4 अनपेयर्ड टर्न हैं। अच्छा, या इस स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। यहाँ पर म्यू 4.87 bm पैरामैग्नेटिक, चूंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत सारे अनपेयर्ड हैं, इसलिए इसको हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहोगे। बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, या इसी को आप स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स कहोगे। स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स भी आप इसको कहोगे। चूंकि यहाँ पर d ऑर्बिटल बाहर से लिया गया है, इसलिए आप इसको आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी कहोगे। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहेंगे। तो ये चीजें हो जाएगी। तो यहाँ पर ध्यान दें, इस तीनों के केस में वही होगा। यहाँ पर sp3d2 चूंकि वीक फील्ड लिगेंड है, यहाँ पर भी वही sp3d2। अगर आपसे कोई कहे तो आप कहोगे sp3d2, और यहाँ पर अगर आपसे कोई कहे तो यहाँ पर भी आप sp3d2 बताना चाहेंगे। इन तीनों का एक साथ आपको समझा दिया गया। यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर CO NH3 होल 6 +2 और +3 दोनों स्टेट में बनता है। हम +2 में बना रहे हैं और एक विशेष रीजन है। यहाँ पर कोबाल्ट का x हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर अमोनिया का 0 × 6 इक्वल +2 हो जाएगा। तो x इक्वल टू यहाँ पर +2 आ गया। अब यहाँ पर कोबाल्ट का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, ये 3d7 और 4s2 होता है। लेकिन कोबाल्ट डबल प्लस का जब लिखोगे तो 3d7 4s0 हो जाएगा। अब यहाँ पर कोबाल्ट डबल प्लस का मतलब 3d7 4s0, ये हो गया। यहाँ पर लिगेंड हैं 6, तो इसका मतलब आपको 6 ऑर्बिटल चाहिए। यहाँ पर ध्यान दिया जाए। ये 3d7 की हम लोग बात कर रहे हैं। ये अब यहाँ पर ध्यान दें, एक इंटरेस्टिंग चीज है। ये 3d7 है, और यहाँ पर क्या होगा, अमोनिया स्ट्रांग लिगेंड है, तो ये इलेक्ट्रॉन की एक पेयरिंग तो करेगा। मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला आएगा इधर, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे चला आएगा। ये 3d है। इस ऑर्बिटल को आप 3d कहोगे, इसको 4s कहोगे, इसको आप 4p कहोगे। तो जब 4s 4p शुरू ही हो गया तो 4d भी होगा। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये एक इलेक्ट्रॉन जो बच रहा है, ये यहाँ से चला जाएगा d में, यहाँ पे 3d से 4d में चला जाएगा। तो बचेगा क्या, जो नेक्स्ट
लेवल है वहाँ पर हम देखेंगे क्या कंडीशन बचेगी। ये कंडीशन बचेगी। ये दो मतलब इलेक्ट्रॉन तो ये पेयर हो चुके हैं, एक ये यहाँ पे आके पेयर हो चुका है। अब ये दो ऑर्बिटल खाली हो चुके हैं, तो यहाँ से एक यस और यहाँ से 3 पी और ये हो जाएगा। अब यहाँ से अगर देखा जाए ये, तो ये D2 sp3 बन गया, ये D2 sp3। आपको बताया था कि ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है कॉपर के केस में और कोबाल्ट के केस में। ये इसके लिए एनर्जी कहाँ से मिलती है, इस थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं करती। अब ये हो गया, हाइब्रिडाइजेशन हो गया। यहाँ पर आप चाहे तो दिखा सकते हैं। ये देखें, यहाँ पर आप अमोनिया ले रहे हैं, ये अमोनिया, ये अमोनिया, ये अमोनिया, ये अमोनिया। तो यहाँ से ये यहाँ पर अपना 2 इलेक्ट्रॉन दिया, 2 इलेक्ट्रॉन दिया, 2 2 इलेक्ट्रॉन दिया, 2 इलेक्ट्रॉन दिया, ये 2 दिया, तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दो, तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया D2sp3 ऑक्टाहेड्रल म्यू 1.71 bm, ये पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक है और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसको आप रेड्यूस्ड स्पिन भी कह सकते हैं। रेड्यूस्ड स्पिन कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ध्यान दो बेटा, यहाँ पर आपको यहीं पे समझा दें। अगर यहाँ पर आप इसकी जगह पे, इस कॉम्प्लेक्स की जगह पे यहाँ पर +3 कर दें, ये एक यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं CONH3, ये होल 6, ये +3। तो यहाँ पर जो कोबाल्ट है इसका ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा 3, मतलब ये 3d6 हो जाएगा और 4s 0 हो जाएगा। अब अगर ये 3d6 4s 0 होता है, यहाँ पर ध्यान दें ये 3d7 था, तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर था, यहाँ पर 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन थे, तब ये इलेक्ट्रॉन अनपेयर रहेगा, मतलब 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। मतलब ये कंडीशन होगी, ये 3d6, ये ध्यान दें, ये 3d6, ये कंडीशन होगी। तो जब ये कंडीशन होगी और अमोनिया यहाँ पर क्या है, यहाँ पर स्ट्रांग फील्ड है, तो ये यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा। मतलब यहाँ पर कोई, अब ये ध्यान दो, यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, मतलब ये कंडीशन बन जाएगी। ये आप यहीं पर समझ लें इसको, ये सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए, ये 2 पेयर्ड हो गया, ये 2 पेयर्ड हो गया, ये अब ये 2 ऑर्बिटल यहाँ से खाली हो गया,
एक यहाँ से S ले लेंगे और एक यहाँ 3 यहाँ से P ले लेंगे। तो ये जब यहाँ पर ऐसा लेंगे तो ये हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा D2sp3। सब कुछ यही, यहाँ पर म्यू जाएगा और ये हो जाएगा डायमैग्नेटिक। तो अगर यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर कोबाल्ट +3 है, IE यहाँ पर कोबाल्ट NH3, यहाँ पर ये +3 है और यहाँ पर कोबाल्ट NH3 ये +2 है। तो ये डायमैग्नेटिक और ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। म्यू यहाँ पर 0 होगा, जहाँ पर डायमैग्नेटिक होगा वहाँ पर म्यू हमेशा 0 होगा, 1.71 BM होगा। ये चीज़ भी जानते रहेंगे। तो आपको ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में बता दिया गया, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होने पर हाइब्रिडाइजेशन लोग कैसे निकालेंगे और क्या हो सकता है। यहाँ पर एक चीज़ आपको नोट करके बता दें, नोट करके, यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर ये 5 अनपेयर टर्न है। यहाँ पर CN- ले रहे हैं, स्ट्रांग लिगेंड। यहाँ पर ध्यान दो, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो ये कंडीशन हो जाएगी। यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हैं, ये 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हैं। तो अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा और ये स्ट्रांग लिगेंड CN-, तो यहाँ पर ये कंडीशन रहेगी। ये 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रह जाएंगे। यहाँ पर अगर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पर पेयरिंग नहीं होगी। तो कहने का मतलब यही 2 ऑर्बिटल हैं, इलेक्ट्रॉन ऑफ ओनली दीज 2 ऑर्बिटल आर गेट पेयर्ड। ये तो इन्हीं 2 ऑर्बिटल का जो ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन है, वही पेयर्ड होगा और यही केवल 2 ऑर्बिटल जो हैं हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेंगे। एंड ओनली these 2 ऑर्बिटल टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। यही 2 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेंगे और कोई भाग नहीं लेगा। यहाँ पर ध्यान दो बेटा, ये चीजें हो गई। क्यों ऐसा होगा पहले ये चीज समझ लो। यहाँ पर होता क्या है, ये डीजेनरेट ऑर्बिटल हैं,
ये डीजेनरेट ऑर्बिटल हैं, ये सेंट्रल मेटल के, ये मेटल के डीजेनरेट ऑर्बिटल हैं। यहाँ पर जब आप लिगैंड लेते हैं तो ये डीजेनरेट ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है, ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम हो। तो ये यहाँ पर रिपल्सन क्रिएट होता है, जब अप्रोच करता है तो यहाँ पर रिपल्सन क्रिएट होता है, और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ाएंगे वहाँ पर डिटेल में बताएंगे। तो रिपल्सन क्रिएट होता है, तो ये जो मतलब जब लिगेंड अप्रोच करता है मेटल को, तो या तो एक्सिस के थ्रू अप्रोच करता है और या तो इन बिटवीन एक्सिस। दोनों केस में कुछ ऑर्बिटल फेस करते हैं इस लिगेंड को, और इसलिए ये डीजनरेसी स्प्लिट हो जाती है और ये दो लेवल में टूट जाते हैं। ये इसको हम लोग कह रहे हैं T2 लेवल, और इसको कह रहे हैं EG लेवल। यहाँ पर ये दो लेवल में टूट जाएगा, मतलब डीजनरेसी स्प्लिट कर गई। अब यहाँ पर ध्यान दिया जाए, ये यहाँ पर मान लो 4 इलेक्ट्रॉन थे, ये 3 इलेक्ट्रॉन तो हुंड रूल के अकॉर्डिंग, पहले तो बोर रूल के अकॉर्डिंग लोअर एनर्जी लेवल में आएंगे, उसके बाद हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग ये अनपेयर्ड रहेंगे। अब ये चौथा जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, ये चौथा इलेक्ट्रॉन, इसके पास दो पॉसिबिलिटी है, एक तो ये T2G में चला जाए और दूसरा EG में चला जाए, मतलब यहाँ पे जा सकता है या फिर यहाँ पर आ सकता है। अब अगर EG में T2G में आता है तो यहाँ पर पेयर हो जाएगा, ये ध्यान दें, ये पेयर हो जाएगा ऐसा। अब अगर ये पेयरिंग होती है तो मतलब यहाँ पर दो अपोजिंग फोर्स काम करेंगे, एक CFSE आगे पढ़ाया जाएगा, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कहेंगे, और दूसरा पेयरिंग एनर्जी P से रिप्रेजेंट करते हैं। पेयरिंग एनर्जी क्या है, यहाँ पर जब ये पेयर्ड होगा तो रिपल्सन क्रिएट होगा, उस रिपल्सन से एनर्जी डेवलप होगी, उसे पेयरिंग एनर्जी कहेंगे। और यहाँ पर CFSE मतलब इसके मतलब इन दोनों लेवल के बीच की जो एनर्जी है, इसको हम लोग CFSE कह रहे हैं, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कह रहे हैं। तो हमेशा लोअर एनर्जी लेवल में मतलब ये इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी प्राप्त करना चाहेगा। अब मान लो यहाँ पर आने पर, ये T2G में आने पर, इसको सपोज करो 5 किलो जूल की एनर्जी मिल गई, यहाँ पे जाने पर 10 किलो जूल की एनर्जी मिल गई, तो फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पेयरिंग में आ जाएगा, मतलब यहाँ पर पेयर्ड हो जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। और यहाँ पर जाने पर 5 किलो जूल मिल गई, और यहाँ पर मतलब ये इलेक्ट्रॉन T2G में चला जाएगा जहाँ पर एनर्जी कम मिलेगी T2G में, और यहाँ पर 10 किलो जूल मिल रही है, तो फिर इलेक्ट्रॉन EG में चला जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ये कंडीशन होगी, मतलब अगर 5 किलो जूल यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर T2G में न जाके EG में गया, तो उसकी जो एनर्जी में इंक्रीमेंट हो रहा है 5 किलो जूल का, लेकिन T2G में आने पर 10 किलो जूल का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन T2G में न जाकर कहाँ पे चला जाएगा, EG में चला जाएगा, और EG में चला जाएगा तो ये अनपेयर्ड रह जाएगा। और उसी का उल्टा कर लिया जाए, T2 EG में जाने पर 10 किलो जूल मिल रहा है, लेकिन T2G में आने पर ये 5 किलो जूल ही मिल रहा है, तो फिर T2G में आ जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर कम है, कौन सी एनर्जी कम है, पेयरिंग एनर्जी। तो यहाँ पर हम लोग इसको हम लोग डेल्टा नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर इफ डेल्टा नॉट इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी, यहाँ पर देन इलेक्ट्रॉन पेयरिंग एनर्जी इसे कम है, तो यहाँ पर कम है तो क्या होगा, यहाँ पर पेयरिंग एनर्जी सारी उल्टा कर दिए, यहाँ पर T2G ज़्यादा, CFSE ज़्यादा है, पेयरिंग एनर्जी कम है, तो ऐसा है, देन इलेक्ट्रॉन गेट पेयर्ड।
इन T2G, और पेयर होगा तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म। और यहां पर ध्यान दें, सेकेंड पॉइंट इसका, इफ डेल्टा नॉट इज पेयरिंग एनर्जी, तो पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है और यहाँ पर जाने पर, ऊपर जाने पर एनर्जी कम मिल रही है, देन इलेक्ट्रॉन remains unpaired and transferred into EG, high spin complex is obtained। यहाँ पर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स मिलेगा। अब बात यहाँ पर ध्यान दें, जो प्रश्न उठ रहा था, अच्छा कुछ लिगैंड स्ट्रांग क्यों हैं, किनको स्ट्रांग कह रहे हैं, ये जो स्प्लिटिंग, ये पांचों ऑर्बिटल यहाँ पर ध्यान दें, ये पांचों ऑर्बिटल एक लेवल पे थे, ये पांचों ऑर्बिटल, अब यहाँ पर ये दो लेवल पे आ गए। मतलब ये क्यों आ गए, चूंकि लिगैंड के आने के कारण आ गए। मतलब जो स्प्लिटिंग हुई है वो लिगैंड ने किया है, स्प्लिटिंग किसने किया है, लिगैंड ने। अब ये लिगैंड जो है, कुछ लिगैंड स्प्लिटिंग ज्यादा कर देते हैं, मतलब ये जो गैप आप देख रहे हो, ये गैप ज्यादा क्रिएट कर देते हैं। तो ऐसे जब ये गैप थोड़ा है, ज्यादा है, और ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तो जो लिगैंड ज्यादा गैप क्रिएट कर रहा है इसका मतलब पावरफुल है, जो लिगैंड कम गैप क्रिएट कर रहा है मतलब वो वीक लिगैंड है। तो जो पावरफुल लिगैंड है, मतलब ये देखें लोअर एनर्जी लेवल है और ये हायर एनर्जी लेवल है। अब यहाँ पर ये लोअर एनर्जी लेवल, यहाँ पर ध्यान दें, ये लोअर एनर्जी है और ये हायर एनर्जी, उल्टा बोल दिए, ये हायर एनर्जी है और ये लोअर एनर्जी। तो इनके बीच में अगर गैप ज़्यादा हो गया है तो इलेक्ट्रॉन ऊपर न जाके नीचे रहना पसंद करेगा, और अगर ये दोनों के बीच गैप कम है तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाना पसंद करेगा। लेकिन अब आप अगर ये ध्यान दें तो यही दो ऑर्बिटल हैं जिनके इलेक्ट्रॉन नीचे आना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे, इलेक्ट्रॉन नीचे आना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे, यही दो बात हो सकती है। तो ये दो ऑर्बिटल हैं, इन्हीं दोनों ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे। अब यहाँ पर जो हमने देखो, यहाँ पर चार ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन बनाया था, तो यहाँ पर चौथा इलेक्ट्रॉन आपके हमने यहाँ पर पेयर कर दिया है। लेकिन मान लो यहाँ पर अगर तीन ही इलेक्ट्रॉन हो, ऐसे ये तीन इलेक्ट्रॉन, ये तीन इलेक्ट्रॉन है, तो अब यहाँ पर आप स्प्लिटिंग चाहे जितना कर दें, आप इतना भी कर दें, चाहे जितनी, हम काफी ज्यादा गैप दिखा दे रहे हैं, ये देखो ये। तो अब ये जो तीनों इलेक्ट्रॉन हैं, ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन तो पेयर नहीं होंगे। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ तो आ सकता था, तो यहाँ से आता यहाँ तो यहाँ पर पेयरिंग हो जाती, यहाँ से यहाँ आता तो यहाँ पर पेयरिंग हो जाती। तो अब यहाँ पर जब ये तीन ही इलेक्ट्रॉन रह गए, ये देखो तीन, तो इनमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन इधर नहीं आएगा। पेयरिंग का कारण ये था कि यहाँ पर दो कंडीशन थी, एक तो हायर एनर्जी लेवल में जा सकता था, दूसरा लोअर एनर्जी लेवल में जा सकता था। तो जैसी पॉसिबिलिटी बनती, अगर हायर एनर्जी लेवल में जाने की पॉसिबिलिटी थी तो यहाँ पर पेयरिंग नहीं होती, लोअर एनर्जी लेवल में जाने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे है तो यहाँ पर पेयरिंग हो जाएगी। लेकिन जब यहाँ पर तीन ही इलेक्ट्रॉन हैं और तीनों एक ही लेवल पे हैं, तो यहाँ पर पेयरिंग की कोई संभावना नहीं है, स्ट्रांग लिगेंड चाहे जितना स्ट्रांग कर दो। ये एक बात क्लियर कर दिया कि क्यों ये दो ऑर्बिटल के ही इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में भाग लेते हैं, ये तीनों इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होंगे, स्ट्रांग लिगेंड चाहे जितना स्ट्रांग हो। एक और बात आपको बताया, यहाँ पर ध्यान दो, ये यहाँ पर ये दो ऑर्बिटल हैं, तो जब हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेते हैं तो यही दो ऑर्बिटल यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेते हैं, लोअर एनर्जी। ऐसा नहीं होगा कि एक ऑर्बिटल यहाँ से भाग ले ये वाला और दो ये भाग ले लें, ऐसा नहीं होगा। ये दो ऑर्बिटल यहाँ से भाग लेंगे और फिर इसके बाद एक एस हो जाएगा, फिर आगे पी हो जाएगा। अगर यहाँ पर मान लो एक ऑर्बिटल ऐसे बैकेंट रह गया, ये ऑर्बिटल मान लो ये ऐसे बैकेंट होता, तो यह भी तब भी यहाँ पर ये ऑर्बिटल ऐसे बैकेंट रह जाता ये वाला, और तब भी ये हाइब्रिडाइजेशन में भाग नहीं। ध्यान दो, एक एग्जांपल से इसको हम लोग समझेंगे। यहाँ पर हम लोग TiH2O
होल 6 ये +2 देख रहे हैं। यहाँ पर x वाटर का ऑक्सीडेशन नंबर 0 × 6 = +2, तो ये x = आ जाएगा +2। टाइटेनियम होता है 3d2 4s2। अब टाइटेनियम +2 अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा 3d2 4s0। अब यहाँ पर ध्यान दें, ये 3d2 हो गया और ये 4s0 हो गया। भैया ये 3d2, यहाँ पर 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं। अब आपको यहाँ पर ध्यान दें, चाहिए 6 ऑर्बिटल, 6 वाटर हैं तो 6 ऑर्बिटल चाहिए। 3 तो यहाँ पे रिक्त है, यहाँ पर 1 वैकेंट है, यहाँ पर 3 है, लेकिन हम लोग यहाँ से केवल यही 2 ऑर्बिटल लेंगे, यहाँ पर d2sp3। तो अगर आपसे कहा जाए कि यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो आप कहेंगे d2sp3 होगा। ऐसा नहीं कि ये d ऑर्बिटल जो यहाँ पे है, ये ध्यान दो, उसको भी ले लिया जाएगा, उसको नहीं लेंगे। तो यहाँ पर अगर ध्यान दे रहे हैं हम लोग, ये ऑर्बिटल आपका वैकेंट ही रह जाएगा। ये वाटर यहाँ पर ये अपना लोन पेयर इसको देगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा, ये इसको, ये इसको, ये इसको। ये अब ये ऑर्बिटल आपका वैकेंट रह गया और यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रह गए। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन की अगर बात करें तो d2sp3 हो गया। स्ट्रक्चर की बात करें तो ये ऑक्टाहेड्रल हो गया, ये ऑक्टा। यहाँ पर म्यू 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो इतना Bm रह गया, ये पैरा मैग्नेटिक हो गया, ये चीजें हो गई। तो हम लोग देख रहे थे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का सेकेंड पार्ट देख रहे थे, उसमें ऐसे कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन देख रहे थे जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या था भैया, 6 था। अब अगर हम लोग लिमिटेशन ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी देखें, यहाँ पर देखेंगे पहला पहला इट डज नॉट एक्सप्लेन about spectrum or color of complex. Second, it does not explain that why one element form inner orbital complex at one time and outer orbital complex at other time in same oxidation number.
ये एक्सप्लेन नहीं करता कि एक ही एलिमेंट एक समय में इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाता है और दूसरे साइड टाइम पे ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाता है। क्यों ऐसा करता है जबकि ऑक्सीडेशन नंबर सेम है? जैसे यहाँ पर ध्यान दें, ये Fe H2O होल 6, यहाँ पर +2, यहाँ पर ये आउटर ऑर्बिटल है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। और यहाँ पर FeCN6, ये -2 -4 इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। ऐसा आयरन क्यों कर रहा है, ये इसके बारे में चर्चा नहीं करता। तीसरा पॉइंट, इट डज नॉट इन्फॉर्म about source of energy which used in transfer of one electron in CuNH3 whole 4 +2 from lower energy level to higher energy level. टू हायर एनर्जी लेवल। तो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाने के लिए एनर्जी कहाँ से मिलती है? 3D, ये 4P है। ये एनर्जी कहाँ से मिलती है, उस सोर्स को ये एक्सप्लेन नहीं करता। It does not explain about strength of ligand। लिगेंड की स्ट्रेंथ क्या है, इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं, इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं करता। तो ये हो गया भैया अब बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में। तो आज की बात हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, आगे की बात अगले लेक्चर पे।